Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of torts which is mentioned in our case mat. केस का नाम है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 2005 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से मेडिकल नेग्लिजेंस पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में इन्फॉर्मेंट के जो फादर होते हैं लेट जीवन लाल शर्मा, उनको एडमिट किया जाता है एज ए पेशेंट के रूप में प्राइवेट वार्ड CMC हॉस्पिटल लुधियाना के। कुछ दिनों के बाद जीवन लाल को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, तो उस समय कंप्लेनेंट के जो बड़े भाई होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो उस रूम के जो ड्यूटी नर्स हैं उनको कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप डॉक्टर को बुला दो, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 20-25 मिनट के बाद जो है डॉक्टर जैकब मैथ्यू जो है, जो प्रेजेंट केस में एपिलेंट हैं, वो डॉक्टर एलन जोसेफ के साथ आते हैं उस रूम में। उसके बाद क्या होता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया जाता है और पेशेंट को वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर तो खाली है। तो फिर सांस लेने में फिर से दिक्कत आती है। तो फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो दूसरा सिलेंडर ढूंढते हैं, लेकिन पता चलता है कि इस रूम में जो है कोई दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं। तो फिर किसी तरीके से कहीं और से ऑक्सीजन सिलेंडर को अरेंज किया जाता है और लाया जाता है, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है ना मुश्किल से 5 से 7 मिनट तक ही काम करता है। और इसी बीच जो है पेशेंट की मौत हो जाती है। जैसे ही पेशेंट की मौत हो जाती है तो जो कंप्लेनेंट होते हैं वो एलिगेशन लगाते हैं डॉक्टर्स पर कि भाई आपके मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हुई है। इसलिए इस ग्राउंड पे जो है केस फाइल कर दिया जाता है डॉक्टर जैकब मैथ्यूज़ के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC, जो बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की। तो अब आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस में मुख्य रूप से 2 इशू हैं, जिसमें से पहला ये है कि कंसेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस जो है वो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में सेम है या फिर डिफरेंट है। दूसरा ये है कि कोई भी प्रोफेशनल, खासकर डॉक्टर, अगर उसको हम नेग्लिजेंस का गिल्टी मानते हैं तो उसके लिए जो मापदंड रखते हैं वो डिफरेंट मापदंड होगा या फिर जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नेग्लिजेंस का जो मापदंड है वही मापदंड रखेंगे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ए सर्जन विथ शेकी हैंड्स अंडर फियर ऑफ लीगल एक्शन कैन नॉट परफॉर्म ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। यानी कि कोई भी सर्जन जो है शेकी हैंड यानी कि कांपती हाथों के साथ कोई भी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर सकता अगर उसे लीगल एक्शन का डर हो, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि डर के दबाव में आकर के कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं हो सकता। कोर्ट जो है वो प्रेजेंट केस में कुछ कंक्लूजन भी इंक्लूड करती है, जिसमें से पहला ये है कि भाई नेग्लिजेंस है क्या। तो नेग्लिजेंस जो है वो ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी है जो कि काउज होता है ओमिशन टू डू समथिंग पे। यानी कि अगर किसी भी आदमी के पास कुछ ड्यूटी है और वो उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसने नेग्लिजेंस बरती है। दूसरा कि अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल जो है सिंपल लैक ऑफ केयर या फिर एरर ऑफ जजमेंट या फिर कोई एक्सीडेंट कमिट करता है तो उसे नेग्लिजेंस का प्रूफ नहीं माना जाएगा और किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को इसलिए नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा कि भाई आपके पास बेटर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट था, फिर भी आपने सिंपल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को ऑप्ट किया। कोर्ट आगे कहती है कि किसी भी प्रोफेशनल को हम नेग्लिजेंस के लिए लायबल मानेंगे तब जब 2 में से कोई एक चीज़ होगी। पहला तो ये कि वो जो प्रोफेशनल है जिस काम को कर रहा है उस काम के लिए जितना रिक्विजिट स्किल की ज़रूरत है उतना रिक्विजिट स्किल या फिर नॉलेज जो है उस प्रोफेशनल के पास नहीं है और तब उसने उस काम को किया है तो माना जाएगा कि भाई आपने नेग्लिजेंस बरती है, क्योंकि आपके पास वो स्किल थी ही नहीं फिर भी आपने वो काम कर दिया। दूसरा ये है कि भाई आपके पास स्किल था, नॉलेज था, लेकिन फिर भी आपने रीजनेबल कॉम्पिटेंसी के साथ या फिर सिंपल कहें कि पूरी एफर्ट के साथ उस काम को नहीं किया,
तो भी माना जाएगा कि आपने नेग्लिजेंस बरती है, यानी कि उस काम को करने के लिए जितना एफर्ट चाहिए था उतना एफर्ट आपने नहीं लगाया, तो मान लिया जाएगा कि भाई आपने नेग्लिजेंस बरती है। चौथा, टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग मेडिकल नेग्लिजेंस लेड डाउन इन बोलम केस होल्ड्स गुड इन इट्स एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया। देखिए, एक बोलम केस आया था, उस केस में मेडिकल नेग्लिजेंस किसे माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा उसके लिए टेस्ट डिटरमाइन किए गए थे, और वो जो टेस्ट है वो इंडिया में भी एप्लीकेबल है। तो बोलम टेस्ट क्या है या फिर बोलम केस क्या है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पांचवा है, कोर्ट कहती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कंसेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस डिफर्स इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, यानी कि नेग्लिजेंस का जो कंसेप्ट है वो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अलग अलग है। हो सकता है कि जो सिविल लॉ में नेग्लिजेंस है वो क्रिमिनल लॉ में नेग्लिजेंस ना हो, या फिर जो क्रिमिनल लॉ में नेग्लिजेंस है वो सिविल लॉ में नेग्लिजेंस ना हो। छठा, कोर्ट कहती है कि रेस इप्सा लोक्यूटोर, यानी कि थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो लीगल मैक्सिम है वो रूल ऑफ एविडेंस है जो कि सिविल लॉ में ऑपरेट करता है। यानी कि अगर आप खासकर मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करें तो मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए जो लीगल मैक्सिम है वो है रेस इप्सा लोक्यूटोर, यानी कि थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने डिसीजन पे आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रेजेंट केस जो है वो मुख्य रूप से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर पे बेस्ड है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो है वो फेल हो गए ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने पास रखने में। यानी कि अगर नेग्लिजेंस बरती गई है तो वो हॉस्पिटल वालों की तरफ से बरती गई है, तो हॉस्पिटल वालों को आप सिविल लॉ में नेग्लिजेंस के लिए दोषी मान सकते हैं। लेकिन एक्यूज्ड एप्लेंट जो है डॉक्टर जैकब मैथ्यू, उनको क्रिमिनल लॉ के तहत जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर जैकब मैथ्यू के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल मामला बनता ही नहीं है। तो फाइनली जो है इस केस में डॉक्टर जैकब मैथ्यू जो है वो बरी हो जाते हैं। तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।